गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अल्ताफ साहब मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड संकाय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस यूट्यूब वीडियो कड़ी में भारतीय शिक्षा आयोग हंटर कमीशन का मूल्यांकन विषय पर चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सब जानते हैं, किसी भी वस्तु, विचार, क्रिया का मूल्यांकन कुछ आधारभूत मानदंडों के आधार पर किया जाता है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, अर्थात विकास की प्रक्रिया है। इसका मूल्यांकन तत्कालीन समाज की परिस्थितियों, आकांक्षाओं और भविष्य की संभावनाओं के आधार पर किया जाता है। अगर हम हंटर कमीशन के विषय में अगर देखें, आज अगर हम मूल्यांकन करें तो तत्कालीन परिस्थितियों, आकांक्षाओं और संभावनाओं के साथ साथ वर्तमान परिस्थितियों में अगर हम इसके बारे में, इसके गुण दोषों को अगर देखें तो अनेक गुण और कुछ दोष भी परिलक्षित होते हैं। गुण के अंतर्गत देखेंगे और जिसको सरलता की दृष्टि से इसको कई बिंदुओं के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे। नंबर एक गुण, भारतीय शिक्षा आयोग का नंबर एक गुण था कि इसमें सर्वप्रथम भारतीयों को भी स्थान दिया गया। अर्थात कहने का तात्पर्य 20 सदस्यीय भारतीय शिक्षा आयोग अथवा हंटर कमीशन में 13 यूरोपीय और 7 भारतीय सदस्यों को स्थान दिया गया। और भारतीय सदस्य रहने के कारण भारतीयों की संस्कृति को भी हंटर कमीशन के सुझाव अथवा संस्कृति में सम्मिलित किया गया। और डियर स्टूडेंट्स, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय शिक्षा गठित हंटर कमीशन पहला आयोग भी था। कहने का तात्पर्य भारतीय शिक्षा पर पहला आयोग था। पहला आयोग। इसके पहले आज तक सिर्फ समितियां और कमेटियां ही गठित की गई थी। भारतीय शिक्षा पर गठित ये पहला आयोग था, जिसका एक गुण था कि इसमें 7 भारतीय सदस्यों को भी सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, हंटर आयोग का सबसे बड़ा एक गुण ये था कि इसने ऊट के डिस्पैच 1854 में घोषित भारतीय हित से संबंधित शिक्षा पर मुहर लगा दी या समर्थन का सुझाव दिया, जो कि इसका एक गुण था। डियर स्टूडेंट्स, अगर इसके अगले गुण के बारे में अगर देखें तो धार्मिक क्षेत्र में भेदभाव को अंत कर दिया। कहने का तात्पर्य शिक्षा जगत में इसने धार्मिक तटस्थता की नीति अपनाई, जबकि इसके पहले ऊट के डिस्पैच ने ईसाई मिशनरियों को कुछ धार्मिक शिक्षा प्रदान करने की छूट दी थी। और भारतीय शिक्षा आयोग का गुण था कि इसने शिक्षा क्षेत्र में धार्मिक तटस्थता की नीति, धार्मिक तटस्थता की नीति अपनाई। अर्थात किसी भी प्रकार की कोई भी धार्मिक शिक्षा शैक्षणिक संस्थानों में नहीं दी जाएगी। इसके अगले गुण के अगर बारे में हम अगर चर्चा करें तो भारतीय शिक्षा का भार इसमें स्थानीय निकायों और व्यक्तिगत कुशल और धनी व्यक्तियों और स्थानीय या ये कहें भारतीय संस्थाओं को सौंप करके इसने एक प्रकार से ये देखा जाए जन शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया। अर्थात स्थानीय निकायों और कुशल और धनी व्यक्तियों को सौंप करके इसने जन शिक्षा का मार्ग एक प्रकार से प्रशस्त किया। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारतीय शिक्षा आयोग का
धार्मिक तटस्थता, स्थानीय निकायों पर सौंपना, कुशल और धनी व्यक्तियों पर शिक्षा का भार सौंपना, ये प्रकार से जन शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य था। भारतीय शिक्षा आयोग का एक प्रकार से ये गुण था। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट गुण अगर हम देखेंगे तो माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा का भार इसने अलग कर दिया था और स्थानीय शिक्षा का भार इसने स्थानीय निकायों को सौंपा। ये भी एक प्रकार से देखा जाए तो अलग अलग शिक्षा व्यवस्था का अलग अलग जिम्मेदारी सौंपना, ये प्रकार से भारतीय शिक्षा आयोग का एक गुण था। डियर स्टूडेंट्स, अगर नेक्स्ट गुण के बारे में अगर हम चर्चा करें तो इस कमीशन ने अर्थात हंटर कमीशन ने सहायता अनुदान प्रणाली सिस्टम को या सहायता अनुदान प्रणाली सिस्टम में समानता लाई। कहने का तात्पर्य अभी तक जो भारतीय शैक्षिक संस्थानों और ईसाई मिशनरियों को जो सहायता अनुदान प्रणाली करने में विभेद किया जाता था, अब दोनों को समान रूप से वितरित किया जाता था और सहायता अनुदान प्रणाली को सरल करना भारतीय शिक्षा आयोग का एक गुण था। नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत अगर हम देखें, अभी तक भारतीय शिक्षा पर जो ईसाई मिशनरियों का आधिपत्य था, हंटर कमीशन ने भारतीय शिक्षा से ईसाई मिशनरियों के आधिपत्य को समाप्त कर दिया। अर्थात भारतीयों को और ईसाई मिशनरियों को भारतीय शिक्षा में प्रोत्साहन और भारतीय शिक्षा के लिए कार्य करने के लिए समान अधिकार प्रदान किया। अभी तक वुड की डिस्पैच और इसके पहले भी अगर मैकाले देखें, उसने भी ईसाई मिशनरियों को वरीयता प्रदान की थी, जो कि ये भारतीय शिक्षा आयोग का एक गुण था। डियर स्टूडेंट्स, अगर इसके अगले गुण के बारे में चर्चा करें तो इस आयोग ने विभिन्न स्तरों की शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य निर्धारित किए और उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम अथवा करिकुलम निर्माण का भी व्यवस्था किया। जो देखा जाए तो विभिन्न स्तरों के उद्देश्य और पाठ्यक्रमों का निर्धारण भारतीय शिक्षा आयोग का एक गुण था। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसके अगले गुण के विषय में अगर चर्चा करें, माध्यमिक स्तर पर इसने क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन दिया। कहने का तात्पर्य प्राथमिक शिक्षा के लिए इसने क्षेत्रीय भाषाओं या भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देना भारतीय शिक्षा आयोग का एक गुण था। और नेक्स्ट गुण के बारे में अगर देखें तो माध्यमिक शिक्षा की पाठचर्या को इसने साहित्यिक और व्यावसायिक दो प्रकार के पाठ्यक्रमों में विभाजित किया। देखा जाए ये भी एक प्रकार से इसकी अच्छाई या गुण ही कह सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा आयोग भारतीय शिक्षा आयोग अथवा हंटर कमीशन आयोग के अगले गुण के बारे में अगर देखें, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित टीचरों की नियुक्ति के लिए, क्योंकि प्रशिक्षित शिक्षक की नियुक्ति से ही शिक्षा का स्तर उत्तरोत्तर विकास कर सकता है, इसलिए इन स्तर के टीचरों को, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के स्तर के टीचरों को प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण महाविद्यालय और प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना करने का सुझाव इसने दिया, जो कि भारतीय शिक्षा आयोग का एक गुण था। डियर स्टूडेंट्स, और इसने सभी स्तरों की शिक्षा को निःशुल्क बनाने और पिछड़े क्षेत्रों के बालकों, मुस्लिम छात्रों, पिछड़े वर्ग के छात्रों, जनजातीय विद्यार्थियों को इसने विशेष प्रकार की छात्रवृत्ति देने का भी सुझाव दिया था, जो कि देखा जाए शिक्षा की समानता के अधिकार में एक बहुत बड़ी भूमिका के रूप में सामने आया। ये भी एक प्रकार से देखें तो भारतीय शिक्षा आयोग का गुण ही कह सकते हैं। और साथ ही साथ इसने शैक्षिक क्षेत्र में नैतिक और व्यवहारिक शिक्षा के प्रसार पर भी इसने बल दिया, जो कि भारतीय शिक्षा आयोग का एक गुण था। डियर स्टूडेंट, इन
गुणों के बावजूद अगर भारतीय शिक्षा आयोग को अगर गहराई से देखा जाए तो इसमें गुणों के बावजूद भी अनेक कमियां परिलक्षित होती हैं, जिसको हम सरलता की दृष्टि से कई बिंदुओं में बांट करके देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, पहले बिंदु के अंतर्गत देखें, हंटर कमीशन वुड के डिस्पैच के पश्चात लगभग 24 से 25 वर्ष पश्चात भारतीय शिक्षा पर किसी कमेटी अथवा कमीशन का गठन किया गया था और वुड के डिस्पैच में दी गई भारतीय शिक्षा नीति को इसने आंख मूंद करके सहमति प्रदान की। अर्थात ये कहें कि 25 से 24 वर्ष के बीच भारतीय शिक्षा की आवश्यकताओं, परिस्थितियों के अनुकूल कुछ न कुछ शिक्षा में परिवर्तन जरूरी था, क्योंकि 25 वर्ष पहले भारत की परिस्थिति कुछ और थी और हंटर कमीशन के गठन के समय भारत की परिस्थिति कुछ और थी। लेकिन भारतीय शिक्षा आयोग अथवा हंटर कमीशन का एक दोष ये था कि इसने वुड के डिस्पैच को पूर्णतया सहमति प्रदान की। इस प्रकार ये कह सकते हैं इसका ये पहला दोष था। दूसरे दोष के रूप में अगर हम गिनाएं तो भारतीय शिक्षा आयोग अथवा हंटर कमीशन ने स्थानीय निकायों, व्यक्तिगत प्रयासों और भारतीय संस्थाओं को शिक्षा का उत्तरदायित्व सौंपने से एक प्रकार से हम ये कहें भारतीय शिक्षा जगत को इसने संकुचित कर दिया, क्योंकि इसमें सरकारी भूमिका को इसने नकार दिया। एक प्रकार से कहें सरकार के उत्तरदायित्वों को भारतीय शिक्षा से हटा लिया और उसकी जिम्मेदारी कुछ कुशल और धनी व्यक्तियों को सौंपकर और स्थानीय निकाय में सौंपकर शिक्षा जगत को, भारतीय शिक्षा जगत को इसने सीमित कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट के अगर अंतर्गत हम देखें, स्थानीय निकायों की शिक्षा की योजना इसने प्रस्तुत कर दी, लेकिन उनको किस प्रकार से सहायता दी जाएगी, कितना प्राथमिक शिक्षा में किस मद में कितना खर्चा दिया जाएगा, इसके बारे में इसने कोई ठोस सुझाव नहीं दिया। देखा जाए तो ये एक प्रकार से भारतीय शिक्षा आयोग अथवा हंटर कमीशन का दोष के रूप में परिलक्षित होता है। नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत अगर देखें, सहायता अनुदान प्रणाली को इसने सरल तो किया, लेकिन किस स्तर पर किस मद के लिए कितना अनुदान दिया जाएगा, इसका ठोस कोई उपाय नहीं किया। एक प्रकार से हम कहें भारतीय शिक्षा आयोग का एक दोष था। नेक्स्ट दोष के रूप में अगर हम देखें, सहायता अनुदान प्रणाली को सरल बनाना अच्छा था, लेकिन इसके मानदंड के लिए इसने परीक्षा परिणाम को ही उसमें सम्मिलित कर दिया। कहने का तात्पर्य जो अभी भारतीय शिक्षा ज्ञान और गुणों पर आधारित थी, अब उसको परीक्षा परक बना करके एक प्रकार से देखें, भारतीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य परीक्षा पास करना ही निर्धारित किया, जो एक प्रकार से भारतीय शिक्षा आयोग का एक दोष था। नेक्स्ट दोष के बारे में अगर हम देखें, डियर स्टूडेंट्स, उच्च शिक्षा या उच्च शैक्षणिक संस्थानों में प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए इसने यूरोपीय विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को ही वरीयता प्रदान की। इसे हम कह सकते हैं कि उच्च वर्ग को प्राध्यापक नियुक्ति करने का जो इसने सुझाव दिया था, एक प्रकार से भारतीय शिक्षा आयोग अथवा हंटर कमीशन का दोष ही था, क्योंकि इससे उच्च शैक्षणिक संस्थानों में प्राध्यापकों की नियुक्ति में देखा जाए तो आम जन को स्थान नहीं दिया गया है या इन लोगों को उच्च शिक्षा से दूर ही किया गया। नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, माना कि मुस्लिम शिक्षा तत्कालीन भारत में पिछड़ी थी,
परंतु इसका और कोई सलूशन निकल सकता था, लेकिन इसने मुस्लिम छात्रों के लिए अलग से विद्यालयों की स्थापना, उनकी निःशुल्क व्यवस्था और उनके लिए विशेष छात्रवृत्तियों का आयोजन करना, एक प्रकार से देखा जाए भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना था, जो कि हंटर आयोग का एक दोष के रूप में हम गणना कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत देखेंगे तो उसमें इसने भारत के पिछड़े क्षेत्रों में पिछड़े वर्गों और जनजातीय क्षेत्रों के लिए इसने अलग से विद्यालयों की स्थापना, यहां तक तो ठीक था, परंतु ऐसे विद्यालयों में उन जात विशेष के टीचरों की नियुक्ति, एक प्रकार से देखा जाए भारत में जहां पर अनेक वर्ग जातियों के लोग रहते हैं, इसमें वर्ग विभेद को बढ़ावा कह सकते हैं, जो कि इसका एक दोष था। और अनुदान की शर्तों में को भी विस्तृत रूप में नहीं वर्णित किया गया था, अर्थात किस वर्ग को, किस शैक्षणिक संस्थान को कितना अनुदान दिया जाएगा, इसके बारे में कोई स्पष्ट दिशा निर्देश न देना भी इसका एक दोष था। डियर स्टूडेंट्स, माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या को इसने साहित्यिक और व्यावसायिक दो स्तरों पर विभाजित किया, लेकिन व्यवसायिक शिक्षा में कौन कौन से शिक्षा सम्मिलित की जाएगी, कौन कौन से विषय सम्मिलित किए जाएंगे, इसके बारे में कोई स्पष्ट सुझाव इसने नहीं दिया। एक प्रकार से कह सकते हैं ये भी इसका एक प्रकार से दोष के रूप में ही परिलक्षित होता है। नेक्स्ट दोष के अंतर्गत देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के लिए इसने कोई स्पष्ट सुझाव नहीं दिया, क्योंकि भारत में उस समय गरीबी अत्यधिक थी, जिसके लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का सुझाव देना जरूरी था, लेकिन हंटर कमीशन ने इस प्रकार का कोई सुझाव नहीं दिया। इसलिए अधिक जनसंख्या वाला देश जन सामान्य शिक्षा से दूर रह गया। डियर स्टूडेंट्स, भारतीय शिक्षा आयोग के मूल्यांकन के अंतर्गत आज हमने गुण और दोष बिंदुओं के माध्यम से अनेक गुणों और अनेक दोषों पर चर्चा किया। अब इसके आगे का अगले वीडियो में आज बस इतना ही। धन्यवाद।